गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। हमारे साथ अमित सेठ और मानस जायसवाल पिछले शो से बने हुए हैं। सचिदानंद उत्तेकर और विकास सालुंखे जुड़ेंगे अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ। बिग मार्केट वर्सेस में आज हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे और क्योंकि आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डील हुई है तो गो इंडिया स्टॉक्स.com के फाउंडर राकेश अरोड़ा से एक बातचीत होगी, ना सिर्फ इस डील पर बल्कि पूरे के पूरे आउटलुक पर। और टेक्निकल्स पर बात करने के लिए जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के राहुल शर्मा से बातचीत होगी कि इस सीरीज़ में क्या व्यू रहेगा। तो चलिए फिर पहले मार्केट, एक बार मार्केट लेकर आइए। लेकिन अब जरा निफ्टी देखिए 23,900 क्रॉस करता हुआ और 23,909 इस समय निफ्टी पर। और वीरू, जो मैं कह रहा था ना कि मेरी गट फीलिंग है कि आज ये 24,000 क्रॉस करेगा और 24,027 अगर क्रॉस किया तो और 100 पॉइंट भी शायद ऐड कर दे तो मुझे हैरानी नहीं होगी। ये मार्केट देखिए क्या शानदार डिप दी और उसके बाद एक रॉकेट की तरह चलता हुआ 23,911 पर। बैंक निफ्टी भी 150 पॉइंट ऊपर आ गया अब और मिड कैप में भी अच्छी खासी तेज़ी है। लेकिन आज की कहानी है निफ्टी, आज की कहानी है निफ्टी। क्या शानदार मोमेंटम मार्केट ने दिया लोअर लेवल से। अब लोअर लेवल से रिकवरी लेकर आई जरा। अब मेरे ख्याल से 100 पॉइंट से ज़्यादा की रिकवरी हो गई। 23,900 के पार निकल गए हम। सेंसेक्स पर हम 79,000 की दहलीज पर आ गए हैं। बैंक निफ्टी भी आई थिंक ये वापस एक फ्रेश ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब होंगे हम और एक बहुत बहुत शानदार रैली। और मैं फिर एक चीज़ कह रहा हूँ, मैं अगर आपने सीएनबीसी आवाज़ के साथ सुबह उस अप्रोच को फॉलो किया होता वीरू, कोई कंप्लेन का मौका नहीं था। मार्केट ने आपको बहुत शानदार ट्रेड दी। मतलब इससे शानदार ट्रेड नहीं हो सकती कि एक बड़े अप ट्रेंड में मार्केट ने आपको एक्सपायरी वाले दिन एक फालतू का गैप डाउन दे दिया जिसका कोई मतलब नहीं था। बिल्कुल, और जिसने दोनों हाथों से लिया उस गैप डाउन को, वो इन द मनी होगा। निफ्टी नाउ एट ऑल टाइम हाई, आपकी स्क्रीन पे 23,916 करियर हाई। और सेम इज़ द केस विद द निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई। कल की जो हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी थी वो थी करीब 53,000, नहीं, कल की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी 92,984। तो ये करियर का हाई इसका नया। चार मेहमान हमारे साथ हैं इस कार्यक्रम में। आइए उनसे एक एक करके कॉल्स ले लेते हैं। चार मेहमान, जिसमें पिछले कार्यक्रम से हमारे साथ इस वक्त अमित सेठ, मानस यहाँ पर भी होंगे, सचिन और विकास सालुंखे जी फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़ चुके हैं। आप सभी को नमस्कार। सचिन जी, आपका इस वक्त ट्रेड व्यू दो स्टॉक्स को लेकर क्या है? गुड मॉर्निंग गजेंद्र जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर दोनों स्टॉक्स ऑन द लॉन्ग साइड है। पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे आया है वो है एसबीआई का। एक अच्छे शानदार तेजी के बाद मुझे लग रहा है एसबीआई में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन हो सकता है विद इन बैंक निफ्टी। एंड जिस तरीके से अभी अभी तक यहाँ पर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है 840 845 के आसपास एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस इसने मेंटेन किया हुआ है। जिस तरीके से इसका एडीएक्स अभी एक ओवरसोल्ड काइंड ऑफ सिचुएशन से टर्न हो रहा है, तो मुझे लग रहा है एक अच्छी रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आ सकती है। तो 875 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी एसबीआई के फ्यूचर्स में। एंड स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 838 के आसपास प्लेस करना है। सो पहला स्टॉक होगा एसबीआई में खरीदारी करनी है। एंड दूसरा जो स्टॉक है हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दी है। एमजीएल में एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है ऑन द डेली स्केल। एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है जल्दी ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने लाइफ हाइस को भी पार कर देगा। सो इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पर 1510 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ट्रेडिंग के लिहाज से इंट्राडे में ही मुझे लग रहा है 1550 के आसपास का एक स्विंग बन सकता है, बट पोजिशनली यहाँ पर लगभग 1600 की तैयारी हो रही है। सो खरीदारी करने की सलाह होगी एमजीएल के फ्यूचर में 1510 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, एसबीआई और एमजीएल, ये इस समय हो गई सचिन के पिक्स। विकास जी गुड मॉर्निंग, आपके पिक्स। अनुज जी, देखो मुझे अभी भी लग रहा है कि एसबीआई कार्ड में एक अच्छा मोमेंटम देखने मिलेगा। वीकली चार्ट पे हमने देखा है कि 2 दिन पहले ब्रेकअप हो चुका था, बट उसी रेंज में ट्रेड करते हुए देखने मिला। आज हालांकि उसमें एक पॉजिटिव रुझान देखने मिल रहा है, 732 के ऊपर वापस ये अच्छा मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिल रहा है। तो ऊपर में जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 770 के आसपास के टारगेट यहाँ पे मुझे लगता है आते हुए देखने मिलेंगे। 720 इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे देखने मिल रहा है, तो 720 के स्टॉप लॉस से एसबीआई कार्ड को यहाँ पे बाय करना है। ऊपर में जो टारगेट है 770 का है। दूसरा मेरा बाय कॉल रहेगा कमिंस इंडिया में। कल भी मैंने कमिंस इंडिया पे बाय रिकमेंड किया था सेकेंड हाफ में, बट वहां पे थोड़ा सा रिट्रेस देखने मिला। बट अभी भी ये काउंटर जो इसका ब्रेकआउट पॉइंट था 3940, उसी बेस को पकड़ के वापस एक अप मूव देखने मिल सकता है। तो मुझे इसमें भी एक अच्छे से टारगेट देखने मिल रहे हैं 4200 के आसपास का
टारगेट कमिंस इंडिया में आते हुए देखने मिलेगा ये 1 से 2 दिन में। तो कमिंस इंडिया यहाँ पे बाय रहेगा। स्टॉप लॉस हालांकि नीचे में 3870 के आसपास का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। ऊपर में जो टारगेट निकल के आएंगे 4200 के आसपास के टारगेट कमिंस इंडिया में देखने मिल सकते हम्म, अच्छा, अगला ट्वीट पे जाऊँ उससे पहले जरा HDFC बैंक लेके आई है इस बार। लास्ट टाइम हमने जब राजेश जी से बात की थी 1703 पे था, और आप उसका इम्पैक्ट देखिए आप, इट्स नाउ 1712। और वो वही एक बात थी कि 53 ऑलमोस्ट 150 की ट्रैजेक्टरी में निफ्टी बैंक गया। मानस, आपके दो ट्रेड्स? तो देखिए, पहला ट्रेड वही है जिसके बारे में आपने बात की, एचडीएफसी बैंक पे खरीदारी करने की राय रहेगी। कल हमने कंसोलिडेशन का दिन देखा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि रैली फिर से रिज्यूम हो गई है। करंट लेवल्स पे एचडीएफसी बैंक में खरीदारी करनी है, 1690 का स्टॉप लॉस लगाना है और 1750 के टारगेट एचडीएफसी बैंक में सेट करने हैं। एसआरएफ में खरीदारी करनी है, ये दूसरा स्टॉक है जहां पर स्टॉक करेक्ट हो चुका था, 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। आज ऐसा लग रहा है कि जो बॉटम है, शॉर्ट टर्म बॉटम वो बना है। करंट लेवल्स पे आप एसआरएफ में खरीदारी कर सकते हैं। 2400 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 25 के टारगेट सेट करते हैं। ओके, अच्छा, आप चलते हैं अमित जी के पास। अमित जी, बताइए आपकी फ्रेश ट्रेड्स इस समय की। जी, अनुज जी, पहला ट्रेड रहेगा जेके सीमेंट। जेके सीमेंट में एक हम ऑलमोस्ट 52 वीक हाई का ब्रेकआउट देख रहे हैं। स्टॉक में अच्छा खासा स्ट्रेंथ है और मोमेंटम काफी स्ट्रांग है यहाँ पे। तो जेके सीमेंट बाय करें। इसका स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 4470 का और टारगेट्स रहेंगे 4650 एंड 4700 के। सेकंड स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है इस समय, दैट इज पॉलीकैब। पॉलीकैब हैज बीन अ कंटिन्यूअस आउट परफॉर्मर और 1-2 दिन के रेस्ट के बाद हम देख रहे हैं कि वंस अगेन 52 वीक हाई की तरफ बढ़ रहा है विद गुड स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम। तो 7200 का स्टॉप लॉस एंड 7500 के टारगेट के लिए पॉलीकैब। ओके, तो ये इस समय की ट्रेड्स। सचिन के पास एक कॉल है। सचिन, गुड मॉर्निंग, क्या पिक किया? अनुज, आई थिंक कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ है। मैंने ऑलरेडी दोनों शेयर अच्छा, नहीं, स्टॉक मुझे शेयर मुझे डायरेक्टर साहब ने बोला कि आपके पास एक और फ्रेश ट्रेड है, तो इसके लिए मैं सोचा था कि उसके लिए आपके पास आ रहा हूँ। लेकिन खैर, एनीवे, मार्केट में मोमेंटम बहुत शानदार अभी भी। कल मन्नापुरम हमारा बिग स्टॉक में था, कल भी अच्छे मूव्स थे, आज भी 4-4.5% ऊपर मन्नापुरम। ग्रासिम में अच्छे मूव्स हैं, IEX में अच्छे मूव हैं, और अब कुछ मूव शुरू हो रहे हैं कुछ केमिकल स्टॉक्स में। SRF देखिए आप एक बार, SRF में एक अच्छा मोमेंटम आ रहा है इस समय। अमित जी, कोई फॉलो थ्रू SRF पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी, जी, एसआरएफ एक अच्छे कॉन्फ्लुएंस ऑफ मूविंग एवरेजेस से सारे यहाँ पे लगभग 2400 के आसपास थे, वहीं पे रेस्ट लेके एक अच्छे सपोर्ट जोन से एक पुल बैक ट्रेड दे रहा है। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे काफी पॉजिटिव है। 2400 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पोजीशन बनाई जा सकती, ठीक है, सॉरी। स्टॉप लॉस रहेगा 2550 का, टारगेट रहेगा 2550 का। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, अब मार्केट फंडामेंटल्स पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ goindiastocks.com के फाउंडर राकेश अरोड़ा जुड़े हैं, जिनके पास बिजनेस और कैपिटल मार्केट में 25 वर्षों से ज़्यादा का अनुभव है। राकेश जी मेटल सेक्टर और पर काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं, लेकिन ओवरऑल भी मार्केट पर उनका एक काफ़ी शानदार व्यू रहता है। राकेश जी, गुड मॉर्निंग। पहले तो मार्केट की बात कर लेते हैं, उसके बाद कुछ स्पेसिफिक्स पे बात करूँगा। क्या लग रहा है अब इस समय, ये जिस तरीके की वन वे रैली हुई है, क्या ये सस्टेन करेगी? ये अनुज, ऐसा है कि जो रैली हुई है वो अर्निंग्स के साथ सपोर्टेड रही है, तो वैल्यूएशंस अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इस रैली में अभी थोड़ा और दम बाकी है। ऑब्वियसली बजट की एक्सपेक्टेशन है, देखते हैं वो कैसा आता है। बट मुझे लगता है कि 5-7% तो यहाँ से और आराम से चल सकता है मार्केट। ओके, और सेक्टोरली कहाँ पर आप इस समय दांव लगाना पसंद करेंगे? कौन से सेक्टर्स ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं आपको? अनुज, थोड़ा बहुत रोटेशन हो रहा है। जो अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स थे, जैसे कि अभी आप लोग बात कर रहे थे केमिकल वगैरह जो अंडर परफॉर्म किए, और फाइनेंशियल्स में भी प्राइवेट बैंक्स अंडर परफॉर्म कर रहे थे, वहां पर रोटेशन हो रहा है। तो अभी मुझे लगता है कि वहाँ वो रैली चलती रहेगी। आईटी सेक्टर भी हो सकता है कि थोड़ा रफ्तार पकड़े। तो ये जो अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स है वहां पे रोटेशन पॉसिबल है। अब बात करते हैं ये जो बड़ी डील हुई है आज अल्ट्राटेक सीमेंट की, और जो इंडिया सीमेंट में इन्होंने स्टेक खरीदा, क्योंकि आप कमोडिटी सेक्टर को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं, इस डील को कैसे देख रहे हैं आप? अनुज, जो अभी तक समझ में आ रहा है कि अभी कंफर्म तो नहीं है, लेकिन अल्ट्राटेक ने जो रिलीज दिया उसमें लिखा है कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है उनके लिए। तो मुझे लगता है कि इंडिया सीमेंट प्रमोटर्स ने माल नहीं बेचा है। ये एक जो मेन बड़े शेयर होल्डर थे उसके अंदर, उन्होंने शायद ये माल बेचा है।
तो उनके लिए तो बहुत अच्छा डील है कि उनको एक एग्जिट मिल गया, जो कि अदरवाइज पॉसिबल नहीं था। और अल्ट्राटेक के एंगल से मैं सोचता हूँ तो इस तरह की डील नॉर्मली तो उनको करनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो एक 100% शेयर होल्डिंग की वाली ही डील नॉर्मली करते आए हैं अभी तक। और 23% से कुछ सेंस बनता नहीं है। तो अगर मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि उन्होंने ये एसेट को ब्लॉक करने के लिए किया है, ताकि काफी कंपटीशन चल रहा है उनके और अडानी के बीच में मार्केट शेयर को लेके। तो मुझे लगता है कि उन्होंने ये 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उस एक 15 साढ़े 15 मिलियन टन एसेट को ब्लॉक करने के लिए किया है। बिल्कुल, ये भी सॉरी वीरो, एक और सवाल लेना चाह रहा था मैं राकेश जी से। राकेश जी, अब सीमेंट एज ए स्पेस कैसा देखा जाए, क्योंकि अब आपके पास दो लार्ज प्लेयर्स हो गए, एक अदानी ग्रुप और एक बिरला ग्रुप। उसके अलावा ऑब्वियसली दालमिया भारत है और श्री सीमेंट है बड़े प्लेयर्स में, और उसके बाद बाकी सारे छोटे प्लेयर्स हैं। इस मार्केट को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये इवेंचुअली एक डियोपोली की तरफ हमारी सीमेंट की मार्केट बढ़ रही है फिर? डुओपोली तो नहीं कहूंगा, क्योंकि श्री सीमेंट और डालमिया भी अच्छा ग्रो कर रहे हैं, और बाकी भी कुछ अच्छे हाउसेस हैं जो टिके हुए हैं। बट लार्जली आप कह सकते हैं कि 50% मार्केट शेयर इन दो बड़े प्लेयर्स के पास पहुंच चुका है, और थोड़ा और भी बढ़ने की उम्मीद है। तो एक डोमिनेंस तो बढ़ रही है दोनों प्लेयर्स की। और ये मुझे लगता नहीं कि इसका कुछ रिवर्सल है, ये बढ़ने वाली है थोड़ा और आगे जाके। ओके, अब बाकी की सीमेंट कंपनियों को अब कैसे देखा जाए? बाकी की साउथ बेस्ड कंपनियां हैं जैसे रैमको सीमेंट वगैरह, उसको कैसे देखा जाए? और जो बाकी की बिरला ग्रुप की जो छोटी वाली सीमेंट कंपनियां हैं, क्या अभी माना जाए कि इवेंचुअली वो भी सारी अल्ट्राटेक में मर्ज होंगी? क्या वहां पर एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी? तो रैमको तो बहुत ही प्रोफेशनली रन और बहुत ही एफिशिएंट कंपनी है, तो मुझे नहीं लगता वहाँ ऐसा कोई भी ड्यूरेस है। अभी जब इतनी मंदी चल रही है और इंडिया सीमेंट पिछले 2 साल से बड़े-बड़े लॉसेस कर रहा है, रैमको सीमेंट अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहा था, तो वहाँ पे तो कोई ड्यूरेस नहीं दिखता है। बट हाँ, ये छोटी जो अदर दूसरी कंपनी जो आप मेंशन कर रहे हैं, तो उसमें ज़रूर मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ डील की संभावना है, और मीडिया में उनके नाम आते रहते हैं। तो मुझे लगता है कभी ना कभी इनका कंसोलिडेशन होना तय ही है। और जिस तरह की डेस्परेशन दिखा रहे हैं दोनों लार्ज प्लेयर्स, अगर विलिंग सेलर होगा तो जल्दी डील हो जाएगी। ओके, एक एक आखिरी सवाल इस मतलब इस स्पेस पर, उसके बाद बाकी मार्केट पर आपसे बात करेंगे। सीमेंट ने बहुत पैसा बनाया है इन्वेस्टर्स को, और खासतौर से जब से अल्ट्राटेक सीमेंट में वो एनिमल स्पिरिट जागी हैं, उसके बाद से शायद उसका एक ट्रिगर रहा जब अदानी ग्रुप ने अंबुजा और एसीसी को एक्वायर कर लिया। क्या इस स्पेस में यहाँ भी पैसा बनेगा, और क्या एक आगे एक रिस्क रहेगा कुछ गवर्नमेंट इंटरवेंशन का? क्योंकि मुझे याद है एक बार पहले जब प्राइसेस बहुत बड़े थे तब ये इशू हुआ था। अनुज, चक्कर ये है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन इतना पॉसिबल नहीं है। जीएसटी पहले ही आप 28% पे है, तो उससे ज्यादा क्या बढ़ा देंगे? और जो पहले आप बात कर रहे हैं वो चिदम्बरम जी के टाइम में हुआ था। उन्होंने डिफरेंशियल ड्यूटी लेके आए थे कि अगर 190 रुपए के ऊपर भाव जाता है तो ड्यूटी स्ट्रक्चर बढ़ जाता था। उसका नतीजा ये हो गया कि सीमेंट कंपनियां जो पहले 2 रुपया 4 रुपया पर बैग भाव बढ़ाती थी, उनको समझ में आ गया कि 15-20 रुपए भी बढ़ सकता है। तो तब से एक्चुअल में हालत और खराब ही हुई है। तो मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट इंटरवेंशन कुछ पॉसिबल है सीमेंट सेक्टर में। बट ये फिलहाल तो ये दोनों प्लेयर ही इतना लड़ाई में लगे हैं कि सीमेंट के भाव बढ़ ही नहीं रहे हैं, और वो अभी एक चिंता का विषय है। तो डिमांड फिर भी ठीक ठाक है। पहले क्वार्टर में 5-7% के बीच में रहने चाहिए, और पूरे साल के लिए 7-8% रहनी चाहिए। बट सीमेंट प्राइसेस बढ़ नहीं पा रहे हैं, ये मार्केट शेयर की जो लड़ाई है उसके अंदर में। तो मुझे लगता है कि फिलहाल तो गवर्नमेंट को कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट ऑब्वियसली कंसोलिडेशन हो रहा है, तो छोटी कंपनीज मुझे नहीं लगता कि उतना कुछ प्रॉफिट कर पाएंगी। लार्जर कंपनीज के पास कॉस्ट एफिशिएंसी होती है, तो वो लोग अगर 1000 रुपये पर टन करेंगे तो छोटी कंपनी 400-500 रुपया करेगी। तो मेरे हिसाब से इस माहौल में बड़ी कंपनीज के साथ ही बने रहना चाहिए, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम ग्रोथ आएगी, कॉस्ट लीडरशिप है, मार्जिन भी ठीक रहेगा। और अगर कुछ कंसोलिडेशन होता है तो उसका बेनिफिट लार्जर कंपनी को ज्यादा आएगा, छोटी कंपनी को उतना नहीं आएगा। अच्छा, तो सीमेंट पे हमने राकेश जी का काफ़ी बड़ा एनालिसिस सुना अभी, और हर चीज़ कवर कर लिया ऑलमोस्ट इन प्रश्नों में और इन उत्तरों में। राकेश जी अभी थोड़ा सा कमोडिटीज़ पे रहते हैं। मेटल इंडेक्स स्टिल ऑल टाइम हाई पे है। मेटल्स पे अब आपकी कॉल क्या है इतने बड़े मूव के बाद? स्पेशली अगर मैं अप्रैल 2023 से कंपेयर करूं सर, ये इंडेक्स करीब 5700 का इंडेक्स आज 9700 की रेंज में है। मेटल्स पे फेरस नॉन फेरस ग्रुप दोनों पे
आपका टेक, और अभी भी क्या चेस करने लायक है और क्या अवॉइड कर रहे हैं आप मेटल में? तो इसको अपन दो टुकड़ों में देखते हैं। एक तो स्टील कंपनीज के बारे में देखते हैं कि स्टील कंपनीज का अच्छा खासा री रेटिंग हुआ है पिछले एक साल में। और उसका कारण ये है कि चाइना पहले अपने एक्सपोर्ट पे 13% रिबेट देता था। वो उन्होंने कुछ 2021 में हटा लिया था। हालांकि उस समय हमने सोचा था कि हमारे स्टील कंपनीज के मार्जिन जो है वो करीबन $65 यानी कि करीबन 4,800 से 5,000 रुपए पर टन से बढ़ जाएंगे। बट उसके बाद कोविड की रैली आई और उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ एक्सपोर्ट टैक्सेस लगाए, तो ये मुद्दा मतलब छिप गया था। बट अभी हम देख रहे हैं कि जब चाइना की कंपनीज जीरो EBITDA पे चल रही हैं, बट इंडियन कंपनीज डिसेंट प्रॉफिट कर रही हैं, तो उसके हिसाब से एक री रेटिंग हो गई है स्टील कंपनीज की, जो मुझे लगता है कि अब कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ से ऐसी कोई मार्जिन में कोई मेजर तेजी दिखाई नहीं दे रही है। तो मुझे लगता है कि अभी जो वॉल्यूम ग्रोथ स्टोरी है वो ही चलेगी। हो सकता है कि कभी अगर प्राइसेस गिरते हैं तो नीचे में खरीदने के मौके बन सकते हैं स्टील कंपनीज में। बट री रेटिंग एक तरीके से हो चुकी है। दूसरा है नॉन फेरस, जिसके अंदर एल्यूमिनियम मोस्टली हमारे पास दो तीन कंपनियां हैं। एल्यूमिनियम में काफी तेजी रही है क्योंकि ग्लोबली सबको ही रिन्यूएबल में जाना है। और कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों बेस मेटल्स हैं जिनकी काफी खपत होती है जब आप ट्रांसमिशन लाइन डाल रहे हैं। तो एल्यूमिनियम के भाव काफी बड़े हैं, 2200 से $2500 के ऊपर चले गए हैं। बट अभी कुछ चाइना में काफी स्लो डाउन देख रहे हैं जहां पे मेजर इंक्रीज आ रहा था। और ग्लोबली भी आप देख रहे हैं कि बाकी कंट्रीज चाइना जो रिन्यूएबल और ईवी सेक्टर से एक्सपोर्ट करना चाहता है उस पर पाबंदी लगा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो रिन्यूएबल का जो दौर चला है वो थोड़ा थमेगा, क्योंकि अगर चाइना को ग्रो करने में थोड़ी डिफिकल्टी आएगी तो काफी एल्यूमिनियम और कॉपर अवेलेबल है वर्ल्ड में। तो मुझे लगता है कि अभी एक जो री रेटिंग हुई है, री रेटिंग तो नहीं कहूंगा, मतलब जो भाव बढ़े हैं एल्यूमिनियम के, वो एक सीलिंग को टच कर गए। यहाँ से मुझे लगता है कि भाव और बढ़ने वाली कोई आशंका दिख नहीं रही है फिलहाल तो। दोनों स्टील और नॉन फेरस में मेरे हिसाब से एक बार के लिए स्टॉक्स जितना चल सकते थे चल चुके हैं। तो दोनों ही स्पेसिस पे, फेरस नॉन फेरस पे आपकी टिप्पणी हो गई। अच्छा सर, एक तीसरी चीज़ और आई मीन कमोडिटीज़ पे होगा। लास्ट 2 हफ्ते से एक बार फिर से केमिकल स्टॉक्स में मूव है। केमिकल्स में सर आपकी रीडिंग क्या है? ऑल दो अर्निंग्स पे तो अभी तक शायद कोई इम्पैक्ट नहीं आया, लेकिन ग्लोबल डिमांड, चाइना की डंपिंग इश्यूज, इनके मद्देनज़र आपका व्यू इस वक्त केमिकल्स पे? तो कुछ अर्ली रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि जो केमिकल प्राइसेस थे वगैरह वो बॉटम आउट हो गए हैं, थोड़ा डिमांड पुल आ रहा है। और तो उसको देख के आई थिंक मार्केट जो है वो 6-8 महीना पहले ही डिस्काउंट कर देता है। तो जो जो केमिकल कंपनीज अभी बॉटम पे है आई थिंक उनको देखा जा सकता है। अब 6-8 महीने बाद पूरी तेजी आएगी कि नहीं आएगी वो तो मालूम नहीं है। आ गई तो मेरे को लगता है कि ये स्टॉक्स 50 से 100% रिटर्न दे सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से कुछ खोने को कुछ खास है नहीं। ओके, केमिकल बास्केट पे आपका टेक हो गया। चलिए, तो यहाँ पे हमने सीमेंट को कवर किया, मेटल्स, फेरस नॉन फेरस दोनों ग्रुप को, और केमिकल स्टॉक्स को। हाल में ही जहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा मूव रहा है राकेश जी, मतलब मैं आउट ऑफ आई थिंक कमोडिटीज़ बाहर निकलूँ तो 2-3 बहुत जो स्ट्रॉन्ग स्पेसेस रहे हैं उसमें रियल स्टेट, एंसिलरी, होम इम्प्रूवमेंट और HFCs जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग मूव रहा है। ऑल टाइम हाई पे ये सारी कंपनियां हैं। इनमें से अभी भी जहां पर आपको वैल्यूएशंस चेस करने का मौका दे रहे हैं, स्पेस दे रहे हैं, वो क्या है आपके मुताबिक? मुझे लगता है कि रियल एस्टेट कंपनी में अभी और भी दम बाकी है, क्योंकि रियल एस्टेट साइकिल जो है वो करीबन 10 साल की साइकिल होती है। तो अभी 1-2 साल ही हुए हैं जिसमें साइकिल अपटर्न हुई है। पिछले 10 साल में कुछ ऐसा चेंज नहीं आया था। और अभी गवर्नमेंट भी लो कॉस्ट हाउसिंग और अफोर्डेबल हाउसिंग को लेके काफी स्टिमुलस दे रही है। और उम्मीद है कि इंटरेस्ट रेट साइकिल थोड़ा बिनाइन होगा आगे जाकर। तो मुझे लगता है कि अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव होनी चाहिए। एक वेल्थ इफेक्ट भी काफी आ रहा है मार्केट की वजह से। और काफी लोग थोड़ा बड़ा घर या कुछ नया बनाने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि रियल एस्टेट सेक्टर अभी बने रहना चाहिए। इसमें अभी भी और गुंजाइश बाकी दिख रही है।
हाउसिंग कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी मेरे को लगता है कि इस तेजी में भी अभी और अपसाइड बाकी है, क्योंकि जिस तरह से मैं बोल रहा था कि गवर्नमेंट अफोर्डेबल हाउसिंग को पुश दे रही है, हाउसिंग लोन डिमांड की जो है ग्रोथ अच्छी रहनी चाहिए। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक हमारा लग अच्छा था कि आज आप उस दिन आए जिस दिन इतनी बड़ी सीमेंट की डील अनाउंस हुई और हमको बेस्ट इन क्लास पर्सपेक्टिव मिल गया इस पूरी डील पर। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा टेक्निकल्स पर बात करते हैं। जुलाई सीरीज़ में किन स्टॉक्स और सेक्टर्स पर फोकस करेंगे? जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के राहुल शर्मा जुड़े हैं। राहुल जी गुड मॉर्निंग। पहले तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करते हैं। एक वन वे रैली हुई, बैंक निफ्टी ने लीड किया पिछली रैली को। अब यहाँ से क्या आउटलुक बन रहा है जुलाई सीरीज के लिए? जी अनुज, देखिए जो हिसाब से लाइक निफ्टी में पिछले 4 सेशन में मूव देखने को मिला है, कहीं ना कहीं निफ्टी तैयारी कर रहा है 24,500 तक जाने की। देखिए मार्केट में 2 या 3 ऐसे सेक्टर्स थे निफ्टी 50 स्पेस में। अगर मैं बात करूं तो आईटी एक था जो रिवर्स हुआ है, उसके बाद रिलायंस एक था जो अंडर परफॉर्मर था जिसने ब्रेकआउट दिया है, और ऐसे सेक्टर्स की बात करें तो केमिकल एक ऐसा सेक्टर था जो अंडर परफॉर्मिंग था जो रिवर्स हुआ है। तो कहीं ना कहीं मार्केट के जो सारे सेक्टर्स हैं वो सारे के सारे एक तरह से पॉजिटिव टेरिटरी में जा रहे हैं। तो थोड़ा यहाँ पर मैं कॉशियस जरूर रहूंगा, क्योंकि जनरली जब पूरा मार्केट ऐसे आउट एंड आउट बुलिश होता है तो थोड़ा सा मैं कॉन्ट्रेंड कॉल लेना चाहूंगा। तो फिलहाल जो मोमेंटम देख के लग रहा है कि अगले 4 से 5 सेशन में शायद 24,200 24,500 तक निफ्टी खींच ले, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना एडवाइजेबल है। ओवरऑल हमें ऐसा लग रहा है कि इतनी बड़ी रैली आने के बाद जुलाई सीरीज में टाइम करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है कि पहले 4-5 सेशन नई सीरीज के हमें मोमेंटम में मिले मार्केट के अंदर, उसके बाद 24,500 के आसपास प्रॉफिट बुक्स करे, और हमें लगता है कि निफ्टी ब्रॉडली एक रेंज में ट्रेड करेगा, टाइम करेक्शन करेगा, स्पेंड करेगा, और जो सेक्टर्स है इंटरनली शिफ्ट करके चल सकते हैं। यानी कि आप आईटी के ऊपर एक्सपोजर बढ़ा के चल सकते हैं। आप एक तरह से जो अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स है निफ्टी 50 स्पेस के अंदर, वहां पर ध्यान दे सकते हैं। मेटल्स काफी दिनों से शांत है, पीएसयू काफी दिनों से शांत है, जहां पर मोमेंटम आया नहीं वहां पर सेक्टर रोटेशन करके चले। और ओवरऑल ये राय है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके चले, ऊपर में हल्के होने को प्रॉफिट बुकिंग करने की एडवाइस है। प्रॉफिट बुकिंग करने की एडवाइस है, अच्छा ठीक है, रीजनेबल पॉइंट है आपका, प्रॉफिट बुक करना चाहिए इस वक्त। स्टॉक स्पेसिफिक होकर अगर एनी थॉट्स को अगर आपको ट्रांसलेट करना हो, मतलब क्या है जो कि एक्सट्रीमली ओवरबॉट ट्रैजेक्टरी में है, एज ए ट्रेडर आपको ऑफलोड करके डिप का इंतजार करना चाहिए? जी अनुज जी, तो रादर हम लोग यहाँ पर एक बास्केट अप्रोच लेकर चल रहे हैं। यानी कि एफ&ओ स्पेस में से वो सारे स्टॉक्स जो कि निफ्टी के लास्ट 500 पॉइंट की रैली में चले नहीं है, उनका हमने एक लिस्ट बनाया है। उनमें से पीएसयू में से हमें बीएचईएल, कोल इंडिया, ओएनजीसी, पीएफसी ये स्टॉक्स पसंद है। ऑटो में से टाटा मोटर, पावर में टाटा पावर, रिलायंस जो कि 2 सेशन पहले तक अंडर परफॉर्मर था लेकिन फाइनली एक ब्रेकआउट आया। हमें लगता है कि तकरीबन 3200 से 3250 तक के लेवल्स रिलायंस में भी देखने को मिल सकते हैं। आईटी में टीसीएस हमें लगता है कि काफी बेहतरीन पिक है, बिकॉज एक बड़ा रिवर्सल है 2 साल के अंडर परफॉर्मेंस के बाद आईटी सेक्टर एक तरह से रिवर्सल में निकला है। और ओवरऑल जहां तक मेरे हिसाब से बिकॉज बजट है तो थोड़ा रेलवे स्टॉक्स में भी ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। तो आईआरसीटीसी मुझे लगता है कि एक ऐसा डार्क हॉर्स है जहां पर मोमेंटम प्ले आउट होता हुआ दिख सकता है आने वाले सेशंस में। तो एक बास्केट अप्रोच लेकर चलिए। जो स्टॉक निफ्टी 50 में एफ&ओ स्पेस में से नहीं चले पिछले 500 पॉइंट की रैली, हमें लगता है कि कैचअप रैली देखने को मिलेगी। और ये जो मूव होगा ये बहुत फास्ट होगा, ऐसा नहीं है कि मार्केट टाइम लेगा। हो सकता है 2, 4, 5 सेशन में ये इन स्टॉक्स में मूव देखने को मिले। खास करके एग्जांपल है रिलायंस में जो मूव हमें लास्ट 2 सेशन, इनफैक्ट 2 सेशन भी पूरे नहीं हुए, 1.5 सेशन में जो मूव देखने को मिला है, वैसे टाइप के मोमेंटम मूव्स हमें लगता है कि आने चाहिए। दूसरा थोड़ा सा फोकस हम मिड कैप स्मॉल कैप में भी कर रहे हैं, बिकॉज मिड कैप स्मॉल कैप जो है पिछले 15 से 20 सेशन से काफी शांत रहा है। मिड कैप 100 इंडेक्स, निफ्टी 100 इंडेक्स, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स हैं जो कि डाइवर्जेंस दिखा रहे थे डेली चार्ट्स के ऊपर। यानी कि निफ्टी में नया हाई लगता जा रहा था लेकिन इनमें कहीं ना कहीं स्लो डाउन होता हुआ दिख रहा था। तो जैसे ही मुझे लगता है कि लार्ज कैप में टाइम करेक्शन शुरू होगा, फोकस वापस मिड और स्मॉल कैप में आता हुआ दिखेगा। पोर्टफोलियो लेवल पर आप लार्ज कैप्स में प्रॉफिट बुक करके चले, खास करके बैंक्स में जिसमें बहुत बेहतरीन मूव देखने को मिला है, प्राइवेट बैंक्स में बहुत जबरदस्त मूव रहा है। तो अगर आपने लास्ट 1 महीने में अच्छा यहाँ पर मुनाफा कमाया है तो टेबल से पैसा निकाले।
और कहीं ना कहीं ये जो सेक्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं इनमें आप शिफ्ट करके चल सकते हैं जहां पर रिस्क रिवॉर्ड जो है वो बेहतरीन दिखाई देती है। ओके, बिल्कुल। अच्छा, एक रिलायंस और एक एचडीएफसी बैंक, अब इन दो स्टॉक्स में राहुल जी क्या ट्रेंड बन रहे हैं? क्योंकि रिलायंस में कल ऑल टाइम हाई लगा और एचडीएफसी बैंक फाइनली अपने उस 2 साल के कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट कर रहा है। देखिए अनुज जी, पिछले 2 वीक से एफआई के कैश फिगर्स पॉजिटिव है। लास्ट वीक तकरीबन 10,200 करोड़ के नेट फिगर बाय रहे। इस वीक में भी जिस हिसाब से हम जा रहे हैं, मेरे हिसाब से जो मैक्सिमम बाइंग एफआई की तरफ से आई है वो लार्ज कैप्स में आई है, यानी कि रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, एक्सिस, ये सब स्टॉक्स में आई है। और इनको देखकर ऐसा लग रहा है खास करके कि जो एक तरह से बड़ा ब्रेकआउट है इन दोनों के कंपैरिजन में रिलायंस में ज्यादा बेहतरीन ब्रेकआउट है, क्योंकि एक साइडवेज कंसोलिडेशन था। एचडीएफसी बैंक में वोलेटिलिटी जरूर रही है और ये वाला जो मूव है काफी हद तक हमने एक अच्छा मूव देख लिया है। हो सकता है एचडीएफसी बैंक में थोड़ा कूलिंग ऑफ देखने को मिले, लेकिन कंपेरेटिव बेसिस पे मेरा ये मानना है कि रिलायंस के अंदर हमें यहां से भी और अपसाइड देखने को मिल सकती है। हमारे टारगेट्स तकरीबन 30 to 50 तक के हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में, तो हो सकता है जुलाई सीरीज में बाकी सब सेक्टर्स एक तरह से बैकसीट ले और रिलायंस जो अपने आप में एक सेक्टर है यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस दिखाता रहे। तो वॉल्यूम बेस्ड बाइंग खास करके इंस्टीट्यूशनल की तरफ से हमें लगता है कि रिलायंस में कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है, तो इसमें पॉजिटिव बायस रखिए। और एचडीएफसी बैंक में खास करके आई थिंक अगर डिप बनता है, तकरीबन 70-80 पॉइंट का डिप आता है, तो वापस री एंट्री के मौके बनेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म बेसिस पर हमें लगता है कि 1700 के ऊपर एचडीएफसी बैंक में प्रॉफिट बुक करना एडवाइजेबल है। ओके, अच्छा, ये एचडीएफसी बैंक पे आपका व्यू। जो चीज़ नहीं चली, जिसने पार्टिसिपेट अभी तक इस मूव में नहीं किया राहुल जी, उसमें आईटी है। अब आईटी का प्रश्न मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आईटी की प्लेसमेंट अब शुरू हो जाएगी, जो प्री अर्निंग प्लेसमेंट्स होती हैं। आईटी आप लोगों की रीडिंग के अनुसार लग कैसा रहा है इस वक्त? या देखिए, बहुत बेहतरीन रिकवरी रही है आईटी इंडेक्स में। अगर आपको याद होगा कुछ हफ्ते पहले ईसीबी ने रेट कट दिया था, उसके बाद में एक बेहतरीन मूव देखने को मिला था। वो मूव के बाद कंसोलिडेशन रहा है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म चार्ट है उनमें इनके सारे के सारे मूविंग एवरेजेस इंप्रूव हुए हैं। आईटी इंडेक्स पर्टिकुलरली 31,000 के आसपास एक बेस बनाकर अभी यहाँ पर मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट होने के लिए तैयार है। तो मुझे लग रहा है कि इंक्रीमेंटली यहाँ पर हो सकता है रिजल्ट के ट्रिगर हो सकता है कि डिफेंसिव सेक्टर है इसलिए यहाँ पर फ्लोज देखने को मिले। तो आईटी इंडेक्स में मुझे लगता है कि तकरीबन 38,000 तक के टारगेट्स आने वाले 3 महीने में देखने को मिल सकते हैं। और स्टॉक स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो सबसे लार्ज कैप में अगर आपको पिक लेना है तो टीसीएस का चार्ट हमें सबसे ज्यादा पसंद आता है। एक तरह से एचडीएफसी बैंक है आईटी स्पेस का, और जो हिसाब से इसकी जो करंट टेक्निकल पैरामीटर्स है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि तकरीबन 10 से 12% का अपसाइड आपको टीसीएस में आने वाले 2 महीने में देखने को मिल सकता है। और अगर आपको हाई बीटा प्ले यानी कि थोड़ा मिड कैप आईटी की तरफ जाना है तो आई थिंक एलटीआई माइंडट्री का सेटअप हमें सबसे प्रॉमिसिंग लगता है। तकरीबन 5,000 के आसपास स्टॉक ने काफी टाइम स्पेंड किया है, 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर भी आ गया, और हमें लगता है कि यहाँ पर आपको तकरीबन 50-100 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपका महीने 2 महीने का व्यू है तो आईटी स्पेस में टीसीएस, एलटीआई माइंडट्री और कुछ हद तक आप इन्फोसिस और एचसीएल टेक के शेयर्स में भी आप फोकस करके चल सकते हैं। ओवरऑल स्पेस में हमारा ये मानना है कि जो नेगेटिव न्यूज है ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। अगर रिजल्ट में कुछ भी पॉजिटिव आता है तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में यहाँ पर एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। चलिए राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सभी स्टॉक्स पर बात की। ओके, चलिए, मार्केट शानदार ट्रेड और आज भी मार्केट ने एग्जैक्टली सुबह सुबह लेवल बेस्ड रिवर्सल दिया। अच्छा पैसा बनाया होगा आपने, अब उस पैसे को आपको बुक करना है या उसको कैरी करना है, ये कॉल आपको लेनी है। लेकिन अगर आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवाल हैं तो उनके जवाब लेकर नीरज जी आ गए ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज। आज 24,000। आज मेरा फीलिंग तो है 24,000। मैंने तो सुबह एक व्यू लिया था कि आज मेरी जो गट फीलिंग है कि 24,100, ये मेरी गट फीलिंग थी कि 24,029 अगर निकलेगा तो 24,029 निकलेगा तो जो बाकी का बचा हुआ कॉल राइटर है वो फंसेगा। मेरे ख्याल से ये हफ्ता बहुत ही शानदार रहा है ट्रेडर्स के लिए। मतलब रोज़ मार्केट ने आपको रोज़ डिप दिए, रोज़ 9:30 पे मार्केट ने आपको रिवर्सल दिया है और रोज़ मार्केट ने आपको लेवल बेस्ड रिवर्सल दिया। मतलब इससे ज़्यादा चैरिटेबल कभी कभी होती है मार्केट, इतनी चैरिटेबल हर बार नहीं होती है। जब हो तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। एक बात आपने सुबह कही थी ना, बहुत सटीक बात थी कि कभी कभी इंसान की ज़बान में सरस्वती का वास होता है। और इस पूरे हफ्ते हम लोगों ने कहा था कि सुबह
कि गलती से भी शॉर्ट मत करना, मिस मत बिल्कुल करना। बिल्कुल बिल्कुल। और आप तैयार रहिए क्योंकि 40-50 पॉइंट ही बचा है। हर हाई के समय आप रहते हैं तो आप जो है ऊपर जाइए, चाय पीजिए और रेडी रहिए, क्योंकि 24,000 मुझे लगता है कि अब कितना 30-32 पॉइंट ही बचा है। तो किसी भी समय निफ्टी 24,000 का लेवल आपको दिखाएगा। ज़बरदस्त रैली है और दिग्गजों जो अब तक नहीं चल रहे थे उनके दम पे रैली, और बहुत सारी जो बड़ी बड़ी डील्स हो रही हैं सीमेंट वगैरह की, ये बहुत दूर तक जाने वाली डील्स, ये वन डे वंडर नहीं है, इसके इम्पैक्ट्स बहुत लार्जर होंगे। तो इन सब पर डिस्कस होगा, विस्तार से हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन इस वक्त आपके सवालों के जवाब लेते हैं। पहले हेडलाइंस।